कॉन्वर्सेशन इस वक्त बाजार पर व्यू अजय रविधर्मशी से ले रहे हैं। आइए वहां पर एक बार ये चर्चा को सुनते हैं। देख रहे हैं जब चाइना में पोल्यूशन के इशू आए तो उन्होंने जो जिस तरह के कर्व्स लगाए ऑन मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ से पहला शिफ्ट आया। दूसरा शिफ्ट आया बिकॉज देयर वाज अ ट्रेड वॉर विद यूएस। नाउ थर्ड शिफ्ट इज कमिंग बिकॉज लेजिटिमेटली एवरीबडी वांट्स एन ऑप्शन अवे फ्रॉम चाइना. So those sectors will also boom at some point of time, but at this point of time we are a little not so constructive on those sectors. So capital goods, engineering, auto ancillaries, defense, these are the sectors within manufacturing जहाँ पे हमको अच्छी तेजी दिख रही है at this point of time. इनफैक्ट डिफेंस पे थोड़ा और मैं समझता हूँ. इनफैक्ट अगर आप डिफेंस कुछ कंपनीज देखें, उनका मार्केट कैप ओवरऑल इंडिया के मार्केट कैप में बहुत मामूली था कुछ साल पहले तक. 8-10 कंपनियों के आईपीओज आए. जब आप आज हम उनसे बात करते हैं तो मालूम चलता है उनकी ऑर्डर बुक 2-3 सालों तक के लिए कम्प्लीटली बुक है. और रोज़ खबरें आ रही हैं, कभी हमने अपना लाइट हेलीकॉप्टर बना लिया, कभी नई मिसाइल बना ली. आप किस तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, विद इन डिफेंस डोमेस्टिक रिप्लेसमेंट को या इवन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी? See, defense absolutely domestic as well as export opportunity, लेकिन ज़्यादातर it will remain domestic only. Export opportunities will rarely become more than 5-10% of the company's order books. So ज़्यादातर it has to be the domestic opportunity. Now what has happened is कि अभी तक हमारे यहाँ तो private sector तो आया ही नहीं है defense में, सारे PSUs ही हैं. But having said that, PSUs are not so bad in this sector. They are good companies and the interests are also aligned. सब डिफेंस PSUs अच्छी मार्जिन्स बनाते हैं, अच्छे ROE बनाते हैं. दो ही प्रॉब्लम थी डिफेंस सेक्टर में. एक कि उनका कस्टमर गवर्नमेंट है तो शायद पेमेंट में आगे पीछे हो सकता है, और दूसरा उनको कब ऑर्डर मिलेंगे वो नहीं पता चल रहा था, तो वो विजिबिलिटी नहीं थी. अब विद द लास्ट जो गवर्नमेंट ने किया कि 300 प्लस आइटम की लिस्ट आई जहाँ पे उन्होंने इंपोर्ट बैन कर दिया, तो वहाँ पे तो चॉइस ही नहीं रहा. क्या होता था कि अब फॉर एग्जांपल कोई एयरफोर्स हो या नेवी हो या कोई भी इक्विपमेंट उनको प्रोक्योर करना हो तो वो इंडियन कंपनीज़ को फॉरेन कंपनीज़ के साथ compete करवाते थे और भाव कम कर देते थे, और ऐसा भी होता था कि वो फॉरेन से जाके ले लेते. पर अब वो ऑप्शन उनके पास रहा ही नहीं है. अगर इंडियन इक्विपमेंट शायद क्वालिटी में 0.1% कम है और शायद भाव में 10% ज़्यादा है, फिर भी उनको इंडियन ही लेना पड़ेगा. इसकी वजह से जो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर को जो बूम मिला है या बूम मिला है, देयर इज़ अ विजिबिलिटी. और 3 साल नहीं, यहाँ पर 5-7 साल की विजिबिलिटी है, क्योंकि ये जो हम एक शिप बनाते हैं उसका प्रोडक्शन साइकिल ही 7-8 साल चलता है. जो हम एयरफोर्स का रिनोवेशन या मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, उनके ऑर्डर चलेंगे 7-8-10 साल तक, तो इनके लिए भी काफ़ी विजिबिलिटी है. एंड ऑफ कोर्स मार्केट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग दैट, और सम अमाउंट ऑफ री रेटिंग हैज़ हैपेंड. बट अभी भी ये स्टॉक काफ़ी एज कम्पेयर टू देयर पोटेंशियल काफ़ी सस्ते चल रहे हैं. और दूसरा, बाजार को तो चाहिए विजिबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी. जहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी और विजिबिलिटी मिली, बाजार उसको लाइक करने लगेगा. मैं एक और मैन्युफैक्चरिंग के एरिया पे आपसे जानना चाहूँगा जो 8-10 साल के एक तरह से वनवास कहने से बाहर आ रहा है, वो है ऑटो स्पेस. उसमें भी जो प्रीमियम साइड पे है, 4 व्हीलर CV, वहाँ तो अच्छा काम हो रहा है, चल भी रही हैं. लेकिन 2 व्हीलर्स अभी भी उतना ज़्यादा नंबर्स तो नहीं दिखा रहे हैं. और दूसरा है आपका ऑटो एंसिलरी. आप इस स्पेस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? सो ऑटोज़ का एक प्रॉब्लम ये है कि एक अभी तो एक्सपोर्ट मार्केट थोड़ी धीमी चल रही है, और दूसरा वहाँ पे EV का थ्रेट है. तो इसके वजह से थोड़ा मार्केट शेयर शिफ्ट काफ़ी हो रहे हैं. जो जैसे आपने 2 व्हीलर में कहा, तो E2 व्हीलर्स इज़ टेकिंग अप अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर. तो इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल 2 व्हीलर्स हैं उनके नंबर्स पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ रहा है. सो एंड वहाँ पे E2 व्हीलर में कौन विनर निकलेगा वो अभी तक क्लियर नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो इन माई व्यू, 2 व्हीलर इन ऑटो स्पेस इफ यू सी, तो पहले CV साइकिल रिवाइव होगी, देन ट्रैक्टर्स, देन मे बी PVs, एंड देन प्रॉब्ली 2 व्हीलर्स. दिस इज द पैकिंग ऑर्डर फॉर मी इन ऑटो साइकिल, बिकॉज जहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड रिवाइव होगी और जहाँ पे CV और ट्रैक्टर पे डोमेस्टिक डिपेंडेंस ज़्यादा है, ना कि एक्सपोर्ट्स पे. कौन से मैं नाम तो नहीं बताऊंगा. मतलब आपने क्या क्या ले रखा है टॉप से? नो, सो हमने CV साइकिल प्ले करने का सोच रहा है. सो वेदर इट इज, वी वुड हैव बॉट अ
financer as well, we have bought an auto ancillary as well, and we have bought an OEM as well. But CV cycle पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ना कि PV और टू व्हीलर्स. वो ज़्यादा कैपेक्स ड्रिवन शायद प्रेडिक्टेबल होगा. करेक्ट. सो क्या हुआ है कि जो प्रॉब्लम्स हुए थे, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द इंश्योरेंस का कॉस्ट गोइंग हाई, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू मटेरियल प्राइसेस गोइंग हाई, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू डोमेस्टिक डिमांड गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड, वो सारे अब ईज हो रहे हैं और वहाँ पर रिवाइवल आ रहा है. डिमांड भी वापस आ रही है, मटेरियल के प्राइसेस भी ड्रॉप हुए हैं और वहाँ पर यूटिलाइजेशन अभी बढ़ रहा है. सो वहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज जो हमने पहले बात की, वो उसका स्कोप काफ़ी है. सो दैट इज जो वहाँ पे वैल्यूएशन भी है आर नॉट फैक्टरिंग इन कि अगर इसका हम हाइपोथेटिकल लेते हैं कि इनका 80-90% अगर यूटिलाइजेशन पहुंच जाता है तो इनके प्रॉफिट्स क्या हो सकते हैं, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी अभी भी ये शेयर सस्ते मिल रहे हैं. ठीक है, आपने फाइनेंशियल्स की बात की तो मैं 2-3 मिनट लेंडर्स यूनिवर्स पे बिताना चाहूँगा. इस बार आरबीआई गवर्नर साहब ने बताया कि क्रेडिट ग्रोथ हमारे सिस्टम में मल्टी ईयर हाई पे 16% पे आ गई है. बट अगर उस क्रेडिट ग्रोथ के कंट्रीब्यूशन को देखें, अभी भी लार्जली रिटेल लेड है. आप किस साइड ऑफ क्रेडिट ग्रोथ की तरफ ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं अभी? सो आई विल जस्ट टेल यू, हमारे यहाँ जो माइक्रो SME बिजनेसेस हैं वो भी सारे रिटेल में क्लब हो जाते हैं, उनको कॉर्पोरेट में नहीं गिना जाता. बट एक्चुअली आप देखें तो ग्रोथ इज कमिंग मोर फ्रॉम दैट सेगमेंट. ये जो छोटे बिजनेसेस हैं वो अब रिवाइव हो रहे हैं. वो लोग अब नया एक नया ट्रक ले रहे हैं, एक नई स्कॉर्पियो ले रहे हैं. सो इस तरह के वगैरह इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए हैं क्यों उनका भी फाइनली अब लास्ट 1-2 साल से पैसा बनना शुरू हुआ है. फ्रेट बढ़ रहा है, फाइनली अपने यहाँ पे ओवरऑल डीजल कॉस्ट और वो सब बढ़ना कम हुआ है या मे बी इवन कम नीचे भी आ रहा है. सो दोज आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू द स्मॉल बिजनेसेस एंड ऑल डूइंग वेल. सो फाइनेंसिंग बिजनेस इज एक्चुअली द फर्स्ट वन टू रिवाइव बिकॉज ये सारा CV का जो भी सेल होता है वो फाइनेंसिंग बेस्ड होता है. इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू financing cost, it is very sensitive to the businesses making money, and both those things are on revival. So हमारे यहाँ interest cost थोड़े बड़े हैं but it is nothing as compared to what has happened globally. और ये जो interest cost बढ़ा है इससे डिमांड में बहुत बड़ा impact नहीं आना चाहिए for the time being. यहाँ से और बड़ा तो definitely something that you have to keep in mind, but at this point of time I can say कि इतना नहीं बड़े हैं कि हम डिमांड को ज़्यादा इम्पैक्ट कर दें. ठीक है, CV फाइनेंसियर्स में आपकी बात समझ में आई. कि आप रियल एस्टेट साइकिल को भी क्या फाइनेंसिंग एंड से ले रहे हैं? वहाँ भी रिटेल डिमांड बहुत बॉयंट है. एब्सोल्युटली. सो क्या हुआ है ना कि जब प्रीवियस बूम थी हमारी रियल एस्टेट में तब सब भाव की वजह से और लेवरेज की वजह से हो रहा था. अब ये जो बूम चल रहा है इज नॉट बिकॉज ऑफ द रेट इंक्रीज एंड नॉट बिकॉज ऑफ द prices going up. It is more because of the consumer coming to the market and buying. So जो पहले हमारी 20% कंजम्पशन डिमांड हुआ करती थी और 80% इन्वेस्टमेंट डिमांड हुआ करती थी, वो अब फ्लिप हो चुकी है. अब 80% कंज्यूमर डिमांड है और 20% ही इन्वेस्टमेंट डिमांड है, क्योंकि फाइनली इन्वेस्टर तो तब आएगा जब उसका रिटर्न बनेगा. सो अगर भाव नहीं बढ़ रहे हैं तो, और हमारे पास और भी इन्वेंट्री बाकी है 2-2.5 साल की, तो वो क्लियर होते होते थोड़ा टाइम लगेगा. सो भाव बढ़ने की भाव बढ़ रहे हैं बट इट इज़ वेरी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, ना कि ओवरऑल मार्केट वाइज. सो डेफिनेटली रियल एस्टेट में जो सप्लाई क्रंच हुआ है, जो पहले एक मार्केट को 100 डेवलपर सप्लाई कर रहे थे, आज की तारीख में शायद 10 या 20 ही हैं. तो इसकी वजह से थोड़ा प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट में, एंड डिमांड वापस आई बिकॉज ड्यूरिंग कोविड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट गेव इंसेंटिव्स, पर वो इंसेंटिव्स अभी जाने के बाद भी वो डिमांड सस्टेन हो रही है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स. हेंस इट इज़ रियल एस्टेट साइकिल इज ऑल्सो somewhat similar to the capex cycle, and it is still there is some scope in terms of the cycle, and यहाँ पर भी एंसिलरी भी खेल सकते हैं, फाइनेंसर्स भी खेल सकते हैं और डेवलपर भी खेल सकते हैं. होम लोन कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, सीमेंट भी आप इंटरेस्टेड हैं सीमेंट में? नहीं, हमने सीमेंट से दूर रखा है. हमको नहीं समझ में आता है क्योंकि वहाँ पे सप्लाई डिमांड इज़ नॉट वेरी फेवरेबल, स्पेशली इन द साउथ मार्केट. बट हैविंग सेड दैट, it is probably an area that will also benefit, but cement is split between road and housing demand. So those are the two big drivers. तो real estate में ऐसे आप देखेंगे तो volumes are back,
but it is nowhere close to what it was at the peak of the previous cycle. You have to look at the demand supply dynamics of that particular sector. और वहाँ पे अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है सीमेंट प्लांट्स की वो अब 75-80% की तरफ जा रही है. तो येस यू आर राइट, वहाँ पे भी प्राइसिंग पावर आ सकता है, बट it is more a personal bias and probably because I am not able to time the cycle properly, इसीलिए हमने सीमेंट से दूर रखा है अपने. सो आपने कमोडिटी यूजर्स कैपेक्स डोमेस्टिक एज वेल एज थोड़ा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को पार्ट बनाया है, और आपने डेट वापस से, जैसे कहते हैं ना कि एक बार लेवरेज वापस सिस्टम में आ रहा है, उसको अपने पार्ट बनाया. आपने मेटल से बात नहीं की, आपने फार्मा और आईटी पे भी बात नहीं की. क्या ये आपकी अवॉइड या ट्रिम लिस्ट पे है? करेक्ट. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर अवॉइडिंग दो सेक्टर्स, एंड मेटल्स और सीमेंट और वगैरह हम अवॉइड इसलिए कर रहे हैं कि हमारा स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ एरिया नहीं है वो. और फार्मा और आईटी हम इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें लग रहा है येस देयर इज लॉट ऑफ वैल्यू. काफ़ी स्टॉक्स गिर चुके हैं फार्मा और आईटी में, एंड मे बी फार्मा इज अहेड इन दैट सेंस बिकॉज वहाँ पे प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, जबकि आईटी के प्रॉब्लम लास्ट 2-3 क्वार्टर से ही शुरू हुए हैं. तो फार्मा में वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, बट वो जो यूएस मार्केट का जो था रिवाइवल इज़ नॉट हैपनिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम. वहाँ पे जो एपीआई और ओरल ड्रग्स की जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट 8-10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्राइसेस गिरते रहते हैं, जो इस क्वार्टर में इनफैक्ट 6% के आसपास गिरे हैं, विच इज़ बेटर देन लास्ट क्वार्टर, बट स्टिल इट इज़ अ ड्रैग ऑन द बेस बिजनेस. सो प्रोबेबली सम मोर टाइम नीड्स टू पास बिफोर द प्राइसिंग पावर कम्स बैक. क्या होता है कि वहाँ पर अब सप्लायर 50 हो गए हैं और बायर सिर्फ 3 है. तो बायर्स आर एबल टू एक्सर्ट द काइंड ऑफ नेगोशिएशन पावर दैट वो अपने भाव पे ले रहे हैं. So that balance of power needs to shift. किसी प्रोडक्ट में 8-10 प्रोडक्ट में अगर थोड़ी सी शॉर्टेज होने लगेगी तो they will start giving the manufacturers the price that they want. तो इससे जो बेस बिजनेस की प्राइसेस नीचे जा रही हैं वो वापस ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी. आई थिंक दैट फेज हैज नॉट येट स्टार्टेड, प्रोबब्ली अ ईयर डाउन द लाइन दैट कैन हैपन. केमिकल्स हिस्टोरिकली एक बात तो आपसे बहुत सीखने को मिल रही है रवि, कि आपने लास्ट साइकिल में फार्मा में क्या जो मास्टरी की थी वो आपको बहुत बेनिफिट की. इस साइकिल में मुझे ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग, लेंडिंग और आपने नए सेक्टर्स पर डीप रिसर्च, तो इवन हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो. आप अपनी हर साइकिल में जो सेक्टर्स में ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है उस तरफ टिल्ट होना ही पड़ेगा आपको. सो ये हमारा अप्रोच है. लॉट ऑफ पीपल लाइक टू फोकस ऑन ओनली कंज्यूमर्स और ओनली स्ट्रक्चरल स्टोरीज, पर हम टॉप डाउन और बॉटम अप को कंबाइन करते हैं. टॉप डाउन हम पहले ये देखते हैं कि कौन से थीम्स हैं, जो कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 5-7 ईयर पीरियड, एंड देन विद इन दोज सेक्टर्स वी ट्राई टू आइडेंटिफाई विच आर द कंपनीज दैट आर बेस्ट पोजिशन टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट साइकिल. किसकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, कौन मार्केट गेन कर रहा है, कहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग हो चुका है. सो ऑल दोज थिंग्स गो इन टू आइडेंटिफाइंग कि कौन सी कंपनी हमें लेनी चाहिए. सो येस, सो केमिकल में ये जो हमने 2013-14 में हमने जो तेज़ी की थी वो हमने 20-21 में जाके वो कहीं कम कर दी है, बिकॉज द स्टॉक्स हैव गॉन बजट. जो 20-20 गुना 30-30 गुना भाव शेयर के भाव बढ़ गए हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ 2-3 साल तक कोई एक्शन नहीं होना चाहिए. बट अगेन दैट इज़ अ वेरी 2-3 ईयर काइंड ऑफ रिव्यू. अगर आप मुझसे पूछे कि 5-10 साल में क्या यहाँ तेज़ी हो सकती है, तो मुझे लगता है वहाँ येस हो सकती है, बिकॉज केमिकल का और अभी भी हम 3% मार्केट शेयर से 4-4.5% पर पहुंचे हैं. ये 6-7% तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है. सो एंड देयर विल बी सम पर्टिकुलर कंपनीज आउट ऑफ दिस दैट विल बिकम वेरी वेरी लार्ज. सो वी विल हैव द BASF एंड Dow DuPonts ऑफ द वर्ल्ड इन आवर कंट्री ऑल्सो होपफुली. रवि, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके 3 पोर्टफोलियोज हैं, 3 स्ट्रेटेजीज आप रखते हैं, तीनों असॉर्टेड हैं, इंडिविजुअल स्टाइल्स ऑफ फंड मैनेजर्स. अगर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आपने कॉम्बिनेशन में रखा है वैल्यू ग्रोथ और हाई अर्निंग्स पोटेंशियल का. आपका एवरेज वैल्यूएशन क्या होगा ईच ऑफ द पोर्टफोलियोज का, और अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी 3-4 साल? सो वैल्यूएशन इज़ अ वेरी वेरी ट्रिकी थिंग. मैं आपको बोलूं कि इफ आई वर टू टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपनी जहाँ पे 50 का पी चल रहा है, तो आप बोलोगे ये तो बहुत महंगा है. बट व्हाट यू हैव टू सी वेयर इट इज़ इन द साइकिल ऑल्सो. ये 50 का पी लो प्रॉफिट के लिए की वजह से है या भाव बढ़ने की वजह से? श्योरली थोड़े बहुत भाव बढ़े हुए हैं, बट प्रॉफिट साइकिल आप देखेंगे तो यहाँ से 3-4 साल की विजिबिलिटी दिख रही है. एंड इन दैट सिनेरियो जो ये मल्टीपल है, मल्टीपल 50 का 40 भी होगा
तो भी प्रॉफिट ग्रोथ इतना होगा कि यहाँ से एब्सोल्यूट प्रॉफिट और भी बन सकती है. सो दैट इज़ व्हाट कीप्स अस एक्साइटेड कि यहाँ से करेक्शन ही आ सकता है इन सेक्टर में, मंदी नहीं आ सकती. एंड दैट इज़ वाई एट एनी करेक्शन और समथिंग यू शुड बी लुकिंग टू बाय इन दीज सेक्टर्स, इन दीज साइक्लिकल्स, वेदर इट इज़ कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, अदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. अब क्रेडिट ग्रोथ ने जैसे आपने बात की 16% प्लस आया और लास्ट 10 साल का हाईएस्ट है, तो इस 16% पे तो थोड़ी ना रुकेगा. मुझे तो लगता है यहाँ से और बढ़ेगा और यहाँ पे ये 15% प्लस सस्टेन हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो आप ये रवि धर्मर्षि के साथ बातचीत देख पा रहे हैं और अजय इनसे कर रहे थे बातचीत. तो कुछ एक ऐसे मुद्दों पर बातचीत हो रही है जो कि टिपिकली एक इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ पे और कैसे देखते हैं, अपनी रणनीति कैसे बनाते हैं. ट्रेडिंग के लिए अगर आप वापस आ रहे हैं मार्केट के अंदर तो एक बार जरा लौट के आइए और